नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कम्युनलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, पिछले साल हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके बाद इस एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। बाद में दिल्ली में दंगे भी हुए और इसके बाद तबलीगी जमात के जब केस सामने आए तब भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म देखने को मिला। तो अब हम कम्युनलिज्म को बेसिक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। अगर मैं किसी धर्म को मानता हूं तो क्या मैं कम्युनल हूं? अगर मैं किसी धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हूं तो क्या मैं कम्युनल हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी धर्म को मानूं, प्रैक्टिसेस को फॉलो करूं, मैं कम्युनल नहीं हूं, धार्मिक हूं मैं। तो फिर कम्युनल कौन है? देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है किसी एक धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनके इंटरेस्ट होमोजेनाइज हैं, सेम इंटरेस्ट उनके हैं, तो वो कम्युनल है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये हिंदू धर्म है, इसको जो भी लोग फॉलो करते हैं, कम्युनल पर्सन का मानना ये होता है सबसे पहली स्टेज में कि कोई एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, होमोजेनाइज है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में ये होता है कि जब कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि मान लीजिए, उदाहरण के साथ ही हम समझते हैं, हिंदू धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं उन लोगों से जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। तो एक सिर्फ एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझा। मतलब सेकंड स्टेज में अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि किसी एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के इंटरेस्ट दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के इंटरेस्ट से अलग हैं, तो वो सेकंड स्टेज है कम्युनलाइजेशन की। उसके बाद में आती है तीसरी स्टेज, जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि किसी एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो इनकम्पेटेबल हैं दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से। यानी वो वाली बात हो गई कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक देश में दो धर्म के लोग नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन पूरी तरह से कम्युनलाइज हो चुका है, उसका गर्त में वो जा चुका है। ये मतलब है इसका। ये हमने कम्युनलाइजेशन की स्टेजेस डिस्कस करी। सांप्रदायिकता किस स्टेजेस में बढ़ता है, कौन पर्सन कम्युनल है? जब कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ में नफरत फैलाना स्टार्ट कर देता है, हेट्रेड फैलाना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब है वो कम्युनल है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने देखी। हमारे समाज में ये जहर कैसे घुल गया वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मेन कम्युनलाइजेशन आया हमारे देश में वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में आया। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के लिए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराया। उस समय इन्होंने मुस्लिम्स के साथ में उसके बाद में 1857 के बाद में डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और हिंदुओं की फेवर करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये देखकर जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने लॉयल्टी शो करनी स्टार्ट कर दी मुस्लिम्स की ब्रिटिशर्स के प्रति। शुरू में तो वो सेकुलरिस्ट थे सर सैयद अहमद खान, लेकिन बाद में वो कम्युनल हो गए। यानी बाद में वो कहने लगे कि जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग है हिंदुओं से। और शुरू में वो इस तरह की बातें करते थे कि एक दुल्हन की दो आंखें हैं, हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग। बाद में उनके विचार पूरी तरह से चेंज हो गए। जब देखो आजादी का संघर्ष चल रहा था तो बाल गंगाधर तिलक जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने आजादी के लिए लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट किया। इनके जो सारी जो पॉलिसीज थी वो सही थी। लोगों के अंदर नेशनलिज्म का संचार करना, जैसे जो गणेश महोत्सव होते थे या फिर दूसरे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, उन सब पे लोगों को मोबिलाइज किया जाता था और आजादी के लिए मोटिवेट किया जाता था। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों ने इसको रिलीजन से जोड़ दिया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड है, आजादी का जो संघर्ष चल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे समाज में कम्युनलाइजेशन आता गया। और भी काफी सारी घटनाएं मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं सिलसिलेवार ढंग से। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इससे दो धर्मों के बीच की जो दूरियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर ब्रिटिशर्स ने अलग से मोटिवेट किया कुछ लोगों को कि आप अलग से अपने मुस्लिम लीग की स्थापना कीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। तो इन सब चीजों से धीरे धीरे इस बात की परसेप्शन क्रिएट
की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा कि दोनों धर्मों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। हमेशा से ब्रिटिशर्स की ये रणनीति रही है। देखो, म्यांमार के अंदर उन्होंने मुस्लिम्स को अपीज किया क्योंकि बुद्धिस्ट मेजोरिटी थे वहां पे। श्रीलंका के अंदर उन्होंने तमिल्स को अपीज किया। तो हमेशा से फ्रीडम स्ट्रगल को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा माइनॉरिटीज को अपीज करने की पॉलिसी अपनाई गई। मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। इन सब छोटी छोटी चीजों से कम्युनलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन फिर भी 1937 तक 1937 तक जो कम्युनलाइजेशन था वो लिबरल कम्युनलाइजेशन था। मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे लीडर्स थे वो ये तो कह रहे थे कि मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं, लेकिन फिर भी जो अलग देश की मांग है वो पीक पे नहीं थी। लेकिन अब देखो 1937 के बाद में बिल्कुल रेडिकल कम्युनलाइजेशन आना स्टार्ट हो गया। ये कहते हैं ना, हर तरह के कम्युनलाइजेशन के प्रति राजनीति पॉलिटिक्स जिम्मेदार होती है। 1937 आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में इलेक्शंस हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उन्होंने इनफ सीट्स हासिल नहीं की। तो उनको एहसास हो गया उस समय कि अगर वोट्स हासिल करने हैं, अगर पावर हासिल करनी है तो रेडिकल कम्युनलाइज को अपनाना होगा। तो 1937 के बाद में बिल्कुल जो मांग थी कि दो धर्म, दोनों के लिए अलग अलग देश, मुस्लिम लीग की तरफ से जो मांग निकल के आ रही थी वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। और उसके बाद में 1947 में दोनों देशों का विभाजन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? क्या विभाजन के बाद में कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकता खत्म हो गई हमारे देश से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत के कुछ दिनों में तो देखो वातावरण है वो ठीक ठाक रहा। नेहरू और जो दूसरे लीडर्स थे वो काफी ज्यादा मैच्योर थे, उन्होंने काफी अच्छी पॉलिसीज अपनाई, तो इसलिए कम्युनलाइजेशन कम था। लेकिन धीरे धीरे नेहरू के समय ही 1960 के आसपास कम्युनलाइजेशन बढ़ता गया। जबलपुर राइट्स हुए थे उस समय। उन राइट्स में ऐसा कहा जाने लगा था कि ये तो बिल्कुल डार्केस्ट पीरियड है, डेंजरस डेकेड उसे कहा जाता है। ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाने लगा कि देश टूट जाएगा, क्योंकि वो जबलपुर में हुए राइट्स धीरे धीरे बाकी शहरों में भी फैल गए थे। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी 1961 में, ताकि इंटीग्रेशन लाया जा सके जितनी भी कम्युनिटीज हैं हमारे देश में उनके बीच में। उसके बाद इंदिरा गांधी के बनने के बाद में एंटी सिक्स राइट्स होते हैं। राजीव गांधी के ईरा में भी राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता है और शाहबानो का केस वो भी पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कम्युनलाइज कर देता है। उसके बाद में 2002 में गोधरा राइट्स, 2012 में मुजफ्फरपुर राइट्स, असम में हुआ वायलेंस, ये तमाम तरह की घटनाएं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि हमारे देश में आज भी कम्युनलाइजेशन है और कुछ वैश्विक इंटरेस्ट कम्युनलाइजेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रीजन्स पे, किन कारणों की वजह से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कम्युनलाइजेशन है। कारणों की बात करें तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आज भी कुछ लोग फायदा उठाते हैं इतिहास का। इतिहास के सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स देके एक धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, नफरत फैलाई जाती है दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ में। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स आप लिख सकते हो। उसके बाद में पॉलिटिक्स। हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स चंद वोटों के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए कैसे धर्म की राजनीति करते हैं, ये डेली हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। इलेक्शंस में जो टिकट्स दी जाती हैं वो भी धर्म को देख के दी जाती हैं। देखो, राइट्स बेसिक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स ना करवाएं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को, वातावरण को कम्युनलाइज कर देते हैं। उस वातावरण में कुछ लोग धार्मिक भावनाओं में बह के दूसरे धर्म के लोगों से भिड़ जाते हैं और इस प्रकार से दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं। आपने गौर किया होगा ये सब जो राइट्स होते हैं वो इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं, और जैसे ही राइट्स होते हैं सभी पार्टी के लोग गिद्ध की तरह फायदा उठाने के लिए जुट जाते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स और एक सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आज भी हमारा देश जो है बहुत ज्यादा कम्युनलाइज है। तीसरे नंबर पे आप मीडिया की बात कर लीजिए। आज आप टीवी ऑन करके देखिए, डेली की डेली आपको हिंदू मुस्लिम्स ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। क्या हमारे देश में सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या हमारे देश में सभी लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हैं? क्या हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मीडिया चैनल्स को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। आदि जो डिवाइड है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में वो मीडिया क्रिएट करती है। और उसके बाद में चौथा रीजन आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। हमारे देश में देखो कुछ कम्युनिटीज, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का कुछ सेक्शन हो या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेजर सेक्शन हो, सोशल और इकोनॉमिक रूप से काफी बैकवर्ड है, तो उनका आसानी से उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। ये भी एक मेजर रीजन है। अगला फैक्टर है एजुकेशन। आज हमारे देश में लिटरेसी यानी साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन जो एजुकेशन का लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है।
सीधा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप लोगों को यानी आईएएस एस्पायरेंट्स को कितनी भी कोशिश कोई कर ले, कम्युनलाइज नहीं कर सकता, नहीं भड़का सकता आईएएस एस्पायरेंट्स को कोई दूसरे धर्म के प्रति। तो ये होती है एजुकेशन। उसके बाद में देखो पुलिस की जो भूमिका है जब राइट्स होते हैं वो भी हमेशा संदेह के घेरे में होती है। पुलिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करती है, काफी बार ऐसे आरोप लगते हैं। जब पुलिस निष्पक्ष दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती तो और ज्यादा जो सेंटिमेंट्स हैं वो भड़क जाते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद में देखो रिसोर्सेज जो हैं हमारे देश में लिमिटेड हैं और इस प्रकार से मैनिपुलेट किए जाते हैं लोगों की जो भावनाएं हैं कि एक धर्म के जो लोग हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल या फिर दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनसे वंचित रह रहे हैं। तो इसलिए भी जो कम्युनलाइजेशन की जो भावनाएं हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद में आता है फॉरेन कंट्रीज। देखो पाकिस्तान हमारे देश में कश्मीर में खास करके धार्मिक यानी धर्म के नाम पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, दंगे करवाना चाहता है। मकसद ये होता है फॉरेन फोर्सेस का जैसे पाकिस्तान का कि बिल्कुल ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे टूट जाए कंट्री यानी इंडिया टूट जाए। अगर दंगे होते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। उनका मकसद यह भी है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चोट पहुंचाना। और उसके बाद में लास्ट फैक्टर आता है कुछ रिलीजियस गुरुज जानबूझ के कन्वर्जन पे फोकस करते हैं। कन्वर्जन पे जब फोकस किया जाता है एक धर्म के गुरुओं के द्वारा तो उससे भी जो कम्युनलाइजेशन की जो सेंटिमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंट खराब हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो हर तरह के डायमेंशन में हमने तमाम तरह के फैक्टर्स डिस्कस किए जिसकी वजह से कम्युनलाइजेशन सांप्रदायिकता देश में बढ़ती है। नुकसान होता है गरीब व्यक्ति का। जब भी दंगे होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो वोट बटोर लेते हैं, राजनीति भी कर लेते हैं। जो एलिट्स हैं वो अपना फायदा देखते हैं, लेकिन पिसता है हमेशा गरीब व्यक्ति। जब भी दंगों के बाद में एक्सोडस होता है, पलायन करते हैं लोग, पिसता है गरीब आदमी। तो इसलिए कम्युनलाइजेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अब कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस करी उनके सॉल्यूशंस आप ढूंढते जाओ। सबसे पहले कुछ रिलीजियस गुरुओं की बात करी जो कन्वर्जन पे फोकस करते हैं, तो इसके लिए आप एंटी कन्वर्जन बिल लेके आओ ताकि जो फोर्सफुल कन्वर्जन है वो उस पर रोक लगे। अगर आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 राइट टू रेगुलेट रिलीजन है, सभी को अधिकार है अपने धर्म को प्रीच करने का, प्रोपगेट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को फोर्सफुली कन्वर्ट करेगा। समझ गए? तो ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ सेक्शन काफी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड से वीक हैं और कुछ माइनॉरिटीज कम्युनिटी के भी सेक्शंस सोशल और इकोनॉमिक रूप से काफी बैकवर्ड हैं। तो इन सभी के उत्थान के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए काफी सारे कमीशंस आए हैं जैसे सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। प्रधानमंत्री ने भी 15 पॉइंट्स दिए थे कैसे माइनॉरिटीज की सिचुएशन में सुधार किया जा सकता है। पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए अलग से पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि इलेक्शंस के दौरान स्पीचेस में धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना ताकि धर्म के नाम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो राजनीति ना कर सकें। मीडिया के रोल को भी देखा जाए। जो मीडिया आज कम्युनलाइजेशन को कम करने की बजाय बढ़ा रही है उसके रोल को भी कंसीडर किया जाए कि वो ऐसा ना करे। उसके बाद में एजुकेशन लेवल पे ट्रू एजुकेशन आए और एजुकेशन में यह भी सिखाया जाए कि सभी धर्मों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक धर्म के फॉलो करने वाले लोगों के जो इंटरेस्ट हैं दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से अलग हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन जब आएगी सोसाइटी के अंदर, कम्युनलाइजेशन यानी सांप्रदायिकता है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है, कम्युनलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दूसरे देशों में भी है। आप म्यांमार में देख लीजिए किस प्रकार से रोहिंग्यास को परसिक्यूट किया जा रहा है बुद्धिस्ट के द्वारा वहां पे म्यांमार में। लेकिन इसे रोकना होगा, सांप्रदायिकता पे लगाम लगानी होगी। बहुत नुकसान पहुंचाया है इसने हमारे देश को। नेशनलिज्म के साथ में सेकुलरिज्म को मिला के कम्युनलाइजेशन को यानी सांप्रदायिकता को कर्ब किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है। देखो, अगर कम्युनलाइजेशन हमारे देश में नहीं होता तो आज देश बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका होता, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर कुछ लोग लड़ना चाहते हैं तो गरीबी से लड़ो, पुवर्टी से लड़ो। इन वर्ड्स के साथ में मैं यहीं खत्म करता हूं ये लेक्चर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।